देवनारायण फल परंपरा, हरिराम और बाघ सिंह की कथा। राजा बिसलदेव की कचहरी एवं अजमेर शहर। बगड़ावत देवनारायण लोक गाथा अजमेर के राजा बिसलदेव जी के भाई मांडल जी से शुरू होती है, जो कि देवनारायण के पूर्वज थे। मांडल जी के बड़े भाई राजा बिसलदेव जी उन्हें घोड़े खरीदने के लिए मेवाड़ भेजते हैं। राजा मांडल का मंदारा मेवाड़ पहुंचकर मांडल जी कुछ घोड़े खरीदते हैं, मगर बहुत सारा पैसा वो तालाब बनवाने में खर्च कर देते हैं और अपने भाई से और पैसे मंगवाते हैं जो वो भेजते रहते हैं। बिसलदेव जी यह पता करने आते हैं कि मांडल जी इतने सारे पैसों का क्या कर रहे हैं। इस बात का पता जब मांडल जी को लगता है कि उनके बड़े भाई बिसलदेव जी आ रहे हैं, तब वह जो तालाब बनाया था उसमें घोड़े सहित उतर जाते हैं और जल समाधि ले लेते हैं। बिसलदेव जी को ये जानकर बहुत दुख होता है और वह मांडल जी की याद में तालाब के बीच में एक विशाल छतरी और एक विशाल मंदारे का निर्माण कीर्ति स्तंभ नुमा करवाते हैं और उस गांव का नाम मांडल जी के नाम से मांडल पड़ जाता है, जो कि मेवाड़ के नजदीक आज भी स्थित है। हरिराम और लीला सेवरी। राजा बिसलदेव के राज्य में एक बार एक शेर ने आतंक फैला रखा था। गांवों के छोटे छोटे बच्चों को वह रात को चुपचाप उठा कर ले जाता था। थका कर लोगों ने तय किया कि शेर का भोजन बनने के लिए हर घर का एक सदस्य बारी बारी से जाएगा। एक रात मांडल जी के पुत्र हरिराम जी, जिन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक होता है, वहां से गुजरते हैं। रात बिताने के लिए वो एक बुढ़िया से उसके घर में रहने की अनुमति मांगते हैं और बुढ़िया उन्हें अनुमति दे देती है। रात को जब बुढ़िया अपने बेटे को भोजन खिला रही होती है तो हरिराम जी देखते हैं कि बुढ़िया अपने बेटे को बहुत प्यार से भोजन करा रही है और रोती भी जा रही है। हरिराम जी बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बुढ़िया उन्हें शेर के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मेरे दो बेटे थे, एक बेटा पहले ही शेर का भोजन बन चुका है और आज रात दूसरे बेटे की बारी है। ये सुनकर हरिराम जी बुढ़िया को कहते हैं कि माँ, मैं आज तेरे बेटे की जगह शेर का भोजन बनने के लिए चला जाता हूँ। जंगल में जाकर हरिराम जी आटे का एक पुतला बनाकर अपनी जगह रख देते हैं और खुद पास की झाड़ी में छुप जाते हैं। जब शेर आटे के पुतले पर हमला करता है तो हरिराम जी झाड़ी से बाहर आकर अपनी तलवार के एक ही वार से शेर की गर्दन अलग कर देते हैं। इसके बाद शेर का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर अपनी खून से सनी तलवार को धोने के लिए पुष्कर घाट की ओर जाते हैं। पुष्कर के रास्ते में लीला सेवरी नामक एक औरत ब्राह्मणी रहती थी और वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर पुष्कर घाट पर नहा धोकर वराह भगवान की पूजा करने के लिए जाती थी। उसने ये प्रण ले रखा था कि वराह भगवान की पूजा करने के बाद ही किसी इंसान का मुंह देखेगी। पुष्कर घाट पहुंचकर जब हरिराम जी तलवार को पानी से साफ करके अपनी मयान में डालते हैं तो लीला सेवरी, जो वराह भगवान की पूजा कर रही होती है, आहत सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। हरिराम जी डर के कारण शेर का कटा हुआ सिर आगे कर देते हैं, जिससे लीला सेवरी को सिर तो शेर का और धड़ इंसान का दिखाई देता है। वह कहती है कि यह तुमने क्या किया? अब मेरे जो संतान होगी वह ऐसी ही होगी, जिसका सिर तो शेर का होगा और शरीर आदमी का। अब लीला सेवरी कहती है कि आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। हरिराम जी सोचते हैं कि ऐसी सती औरत कहाँ मिलेगी। वह विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात हरिराम जी और लीला सेवरी के यहाँ एक संतान पैदा होती है, जिसका सिर तो शेर का और बाकी शरीर मनुष्य का होता है। हरिराम जी उस बच्चे को लेकर एक बाग में बरगद के पेड़ की कोचर खोल में छिपाकर चले आते हैं। दूसरे दिन बाग का माली आता है और देखता है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया है। यह क्या चमत्कार है, और वह पूरे बाग में घूम फिर कर देखता है तो उसे बरगद की खोल में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है और बाग का माली दौड़कर बरगद के पेड़ की खोल में से बच्चे को उठा लेता है। वह ये देखकर दंग रह जाता है कि बच्चे का मुंह शेर का और शरीर इंसान का है। वह बच्चे को राजा के पास लेकर जाता है। राजा बिसलदेव को जब हरिराम जी से सारी बात का पता चलता है तो उस बच्चे के लालन पालन का जिम्मा वह स्वयं लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाघ सिंह का बाग और उनके विवाह। राजा बिसलदेव उस बच्चे का नाम बाघ सिंह रख देते हैं। बाघ सिंह की देखरेख के लिए उस बाग में एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं। बाघ सिंह उसी बाग में खेलते कूदते बड़े होते हैं। राजस्थान में यह प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुंवारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती है। यही जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण भी अपने बाग में झूले डालते हैं। बाघ सिंह झूला झूलने के लिए आई हुई कन्याओं से झूलने के लिए एक शर्त रखते हैं कि झूला झूलना है तो मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियां पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर आपस में बातचीत करती है कि फेरे लेने से कोई इसके साथ शादी थोड़े ही हो जाएगी। कुछ लड़कियां बाघ सिंह के साथ फेरे लेकर झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ वापस अपने घर लौट जाती है। बाघ सिंह के साथ उसका ब्राह्मण मित्र लड़कियों के फेरे करवाता है और झूला झूलने की इजाजत देता है। उस दिन लड़कियां झूला झूलकर अपने घर वापस आ जाती हैं। जब वह लड़कियां बड़ी होती है तब उनके घर वाले उनकी शादी के सावे लग्न निकलवाते हैं, लेकिन जब उनकी शादी के लग्न नहीं मिलते हैं तब घर वालों को चिंता होती है कि आखिर इनके लग्न क्यों नहीं मिल रहे हैं। लड़कियों के माता पिता राजा बिसलदेव जी के पास जाकर यह बात बताते हैं।
राजा बिसलदेव जी एक युक्ति निकालते हैं और सब लड़कियों को एक जगह एकत्रित करते हैं और उनके पास पहले पर एक बूढ़ी दाई को बैठा देते हैं और कहते हैं कि यह भली है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता है। सारी लड़कियां आपस में खुसर फुसर करती हैं और कहती हैं कि मैंने कहा था कि बाघ सिंह के साथ फेरे नहीं लो और तुम नहीं मानी। उसी का यह अंजाम है कि आज अपनी शादी नहीं हो पा रही है। ये बात बूढ़ी औरत सुन लेती है और दूसरे दिन राजा बिसलदेव जी को सारी बात बताती है। फिर राजा बिसलदेव जी बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। बाघ सिंह कहते हैं कि मैं एक बात भर लूंगा, जो लड़कियां मेरी बात में आ जाएगी उससे तो मैं शादी कर लूंगा और बाकी लड़कियों के सावे निकल जाएंगे। बाघ सिंह जब बात भरते हैं उनकी बाहों में 13 लड़कियां समा जाती है, जिससे बाघ सिंह शादी करने को तैयार हो जाते हैं। 12 लड़कियों से स्वयं शादी कर लेते हैं और एक लड़की अपने ब्राह्मण मित्र को जो फेरे करवाता है उसको दे देते हैं।